नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 172 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब discrete, jerky, purposeless movement in distal extremities and face? कोरिया, मायोक्लोनस, टिक एंड ट्रेमर्स। इसमें मूवमेंट्स की बात हो रही है। एक इस प्रकार के मूवमेंट जो डिस्क्रेट हो, जर्की हो, पर्पजलेस मींस बिना किसी उद्देश्य के हो, और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में हो, जैसे कि हाथ पैर में हो, चेहरे पर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं टिक। इसीलिए ये सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। और जो भी बच्चे 5 वर्ष के नीचे के होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने हाथ पैर सिकुड़ने लगते हैं, मोड़ने लगते हैं, चेहरा बनाने लगते हैं या आवाज घुरघुराने लगते हैं। तो ये सभी इस प्रकार की जो मूवमेंट है ये टिक में आती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यदि इस प्रकार की समस्या किसी एडल्ट में हो रही है तो ये एक बीमारी की तरह ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पेशेंट्स लेवल consciousness is best determined by using Glasgow Coma Scale, Consciousness Scale, Communication Scale, Stimuli Scale। कंसियसनेस के जो बेस्ट कंसियसनेस, पेशेंट की कंसियसनेस को चेक करने के लिए जो बेस्ट मेजरमेंट होता है ये होता है ग्लासगो कॉमा स्केल या जीसीएस, जिसका कि मैक्सिमम स्कोर 15 माना जाता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्स पैल्सी इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, फेशियल नर्व्स या नन ऑफ दीज। बात होती है बेल्स पाल्सी की तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा चेहरे का, इसको पहला पक्षाघात भी कहते हैं, चेहरे का लकवा भी कहते हैं। तो इसमें चेहरा एक तरफ झुक जाता है या होंठ लटक जाता है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है ये होती है फेशियल नर्व में डिस्टरबेंस के कारण। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are elements of communication except encoder, motivator, message, decoder। इनमें से जो सभी ऑप्शन हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, ये कम्युनिकेशन के हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसमें जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज मोटिवेटर। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। शेष यहां पर इनकोडर हो, मैसेज हो या डिकोडर हो, ये सभी कम्युनिकेशन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of contraception provide protection against sexually transmitted disease? Oral contraceptives, IUD, कंडोम, नॉर प्लांट इम्प्लांट्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कंडोम। यहां पर एक ऐसे कंट्रासेप्टिव मेथड की बात हो रही है जो एसटीडी को रोक सके। तो कंडोम क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। जब बैरियर हुआ तो कोई भी जो भी लिक्विड है या दो लोगों के बीच में आपस में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ? नन ऑफ दी अबव। यहां पर जो थर्ड डिग्री बर्न होता है ये पेनलेस होता है, क्योंकि इसमें जो भी सेंसरी नर्व्स होती हैं ये पूरी तरह डैमेज हो चुकी होती हैं। जब नर्व ही डैमेज हो जाएंगी तो ब्रेन को सेंसेशन पहुंचाने वाला कोई नहीं बचेगा, मींस दर्द नहीं होगा। जब दर्द नहीं होगा तो ये पेनलेस माना जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है ये इंग्लिश से संबंधित है। पुट क्वेश्चन टैग एवरीवन स्टूड अप। तो यहाँ पर ये आपका एक मान के चलिए अधूरा सेंटेंस है, इसको पूरा करना है। 4 ऑप्शन है। एवरीवन स्टूड अप, सभी खड़े हो गए। डोंट दे, डज नॉट दे, डिडंट दे, आर नॉट दे। तो एक व्यक्ति जो खड़ा नहीं होगा उसके बारे में अब बात हो रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिडंट दे। एवरीवन स्टूड अप एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस पड़ेगा इसके आगे डिडंट दे, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही है। तो पूरा वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, एवरीवन स्टूड अप, डिड नॉट दे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच फॉर्मूला डू वी यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्ण? वर्ण के परसेंटेज को मापने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? क्लार्क फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला, रूल ऑफ 9, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा जो रूल ऑफ 9 होगा। 9 के नियम के अनुसार जले हुए भाग का प्रतिशत निकाला जाता है, इसीलिए यहां पर सी ऑप्शन यहां पर सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज born on 12th May 1820, 12th May 1830, 12th April 1820, 12th April 1830। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और इनको आधुनिक नर्सिंग का पिता माना जाता है, आधुनिक नर्सिंग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल पोलियो वैक्सीन इज लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, रिकमेंड वैक्सीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? तो देखिए आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मच्छर से फैलने वाला एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी क्या है? एक वेक्टर बीमारी है, वेक्टर जनित रोग है। अब इसमें जो मच्छर है, केवल इस मॉस्किटो का काम इतना होता है कि यहाँ पर ये रोगाणु या पैथोजन को अपने अंदर लाएगा और इसको ट्रांसमिट किस में करेगा? ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देता है। अब आपको इस पैथोजन का नाम बताना है, तो वो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। अब प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हो, चूंकि मलेरिया 4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। भारत में अधिकतर जो केस मिलते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के पाए जाते हैं। तो अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये होता क्या है? एक्चुअली में ये प्लाज्मोडियम ना तो बैक्टीरिया होता है, ना वायरस होता है और ना फंगस होता है। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये प्रोटोजोआ में करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? मीजल्स, डीपीटी, मम्स, बीसीजी। कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो यहां पर जो सबसे पहले वैक्सीन दी जाती है जन्म के समय ये है बीसीजी और ओपीवी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The field of examines the biological, physical and social aspects of the aging process, एपिस्टेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जीरोंटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। तो देखिए पहली बार में आप लोगों के सामने एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक बीमारी से संबंधित है, ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर का विज्ञान है, इसलिए इसको हटा देंगे। अब आगे चलेंगे कि जो एजिंग प्रोसेस से संबंधित जो ब्रांच होती है उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएच इज रिलेटेड टू, बीपीएच किससे संबंधित है? प्रोस्टेट, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? तो पहले तो बात करते हैं बीपीएच, इसका की फुल फॉर्म होता है। यदि इसका आप लोगों को फुल फॉर्म पता है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बीपीएच मीन्स होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। अब ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का मतलब है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। तो बिनाइन शब्द जहां भी लग जाए
तो इसका मतलब है कि एक गांठ तो है, लेकिन वो कैसी है? वो बिनाइन है। बिनाइन मतलब ऐसी गांठ जिसमें कैंसर की कोई संभावना नहीं है, या नॉन कैंसरस जो ट्यूमर होता है उसको बिनाइन बोला जाता है, और जो ट्यूमर कैंसरस होता है उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट बोला जाता है। अब यहां पर चूंकि बिनाइन है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो गया, तो अभी आपको ये बता दिया गया है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट दो प्रकार के कैंसर होते हैं। सॉरी, बिनाइन और मैलिग्नेंट दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। तो बिनाइन में मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये अपने नॉर्मल शेप से अधिक बड़ी हो जाती है। इसको अन्य भाषा में एनलार्ज प्रोस्टेट भी कहते हैं, या प्रोस्टेट का बढ़ना भी कहा जाता है। और ये अधिकतर क्या है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मेल हैं, उनमें जो 50 के बाद के जितने भी व्यक्ति हैं, अधिकतर ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है प्रोस्टेट की, बीपीएच की अधिकतम प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसमें जो इसका कारण होता है, ये कारण जो होता है इसका मेन जो कारण होता है ये होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का घटना। एज के साथ जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो बीपीएच की प्रॉब्लम मेंस में देखी जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बीपीएच इज रिलेटेड टू प्रोस्टेट। Main aim of नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, क्यूरिंग ऑफ मेंटल इलनेस, एरेडिकेशन ऑफ स्टिग्मा, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्ट्स रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। तो देखिए, जो मुख्य काम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य है ये है कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, जो कि मानसिक बीमारी है, उसका बचाव करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये इसका मेन एम है। इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेक द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। इस प्रकार का क्वेश्चन ये इंग्लिश से संबंधित है, हम लोग इसको देखेंगे। द लैंडलॉर्ड गेव हिम नोटिस टू क्वाइट एंड डिलीवर अप द हाउस एंड अपरटेनेंसेस। देखिए यहां पर एक ये शब्द दिया गया है अपॉर्चुनेंसेस, तो इसका आपको क्या करना है? सही मीनिंग इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सी मीनिंग इसकी सही होगी। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर इस प्रकार से मीनिंग का दिया गया है। तो पहली बात तो समझते हैं कि अपॉर्टनेंस मतलब होता है, अपॉर्टनेंस मीन्स होता है किसी संपत्ति पर आपका कब्जा हो या किसी संपत्ति के आप मालिक हो तो उसको अपॉर्टनेंस बोला जाता है। और यहाँ पर जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी ये होगी APPURTENANCES। ये बिल्कुल सही मीनिंग है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिनेप्स? Winding site for neurotransmission, separates two neurons, situated in vesicles, release chemicals। यहां पर सिनेप्स की मतलब आपसे पूछा गया है कि सिनेप्स क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार से जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूरॉन्स का मतलब होता है नर्व सेल्स। तो एक इसमें जो ये एक्सॉन है, एक एक्सॉन बड़ा होकर के इस प्रकार से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा। तो जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर क्या बनता है? सिनेप्स बनता है। इसीलिए इसका मतलब क्या है? एक न्यूरॉन्स ये हो गया, इस साइड अलग हो गया, और एक न्यूरॉन्स इस साइड हो गया। तो ऐसे ही एक ये डेंड्राइट बड़ा होगा और दूसरे न्यूरॉन से जाकर के इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो नर्व सेल आपस में जुड़ी होती हैं तो ये क्या करता है? सिनेप्स मतलब होता है सेपरेट्स टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स को अलग करने का काम करता है। इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स? टार्डिव डिस्किनेसिया, थायराइड एबनॉर्मेलिटी, वेट गेन, हेडेक। यहां पर जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनका मेजर साइड इफेक्ट होता है टार्डिव डिस्किनेसिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।